हम भारत में कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। हम इस एक ही वीडियो में भारत में कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक एक करके भारत में कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बताता है कि हमारे यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और अगर हम बात करें डाटा की, तो 1951 में कृषि की जो भागीदारी थी ये जीडीपी में थी लगभग 52%। और इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के अनुसार 2019-20 में कृषि की जो भागीदारी थी जीडीपी में ये थी 17.8%। और लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2020-21 में जो कृषि की भागीदारी है ये है लगभग 19.9%। अगर आप 1951 से इसका कंपैरिजन करें तो ये तो कम हुई है, पर जो इसकी पैदावार हुई है, मतलब कि जो भारत में अब पैदावार होती है ये 1951 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। प्रोडक्शन कई गुना बढ़ चुकी है, पर जीडीपी में इसकी भागीदारी कम हो चुकी है। इसका कारण ये है कि जो बाकी के क्षेत्र हैं उनकी भागीदारी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए जो कृषि की भागीदारी है ये कम हो गई है। इसे आप ऐसे समझिए कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम, इसमें 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि से संबंधित सभी चीज़ों का आकलन किया जाता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग यानी कि कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, उनको इसमें जोड़ा जाता है। और तृतीय क्षेत्र में यानी कि टेरिशरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर होता है ये, यानी कि सेवा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका आकलन तृतीय क्षेत्र में किया जाता है। जैसे डॉक्टर हो गए वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वकील हो गए वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका आकलन तृतीय क्षेत्र में किया जाता है। तो आज़ादी के बाद से ही जो ये सेकेंडरी सेक्टर है और टेरिशरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में कृषि के मुकाबले कई गुना बढ़ गया, जिस कारण आज हम देख रहे हैं कि जो कृषि का योगदान है ये लगभग है 19%। और जो द्वितीय क्षेत्र है इसका योगदान कितना है, तो लगभग 26%। और तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है इसका योगदान भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। कितना? 55%। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये है तृतीय क्षेत्र का। तो मैंने जीडीपी एनएनपी पर जो वीडियो है बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने वहाँ पर डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है कि नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, एनएनपी कैसे कैलकुलेट होती है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आगे देखते हैं, जो भारत में कृषि है 55% कृषि क्षेत्र भारत में मानसून पर निर्भर है और लगभग 45% क्षेत्र सिंचित है। सिंचित क्या मतलब होता है कि जहाँ पर वर्षा ना होने पर भी पानी की उपलब्धता हो उसे सिंचित कहते हैं। अगर वर्षा ना हो तब भी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो उसे सिंचित क्षेत्र कहते हैं। पर जो भारत में लगभग 55% कृषि क्षेत्र है ये मानसून पर निर्भर है, यानी कि वहाँ का किसान बारिश पर निर्भर है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, काफ़ी बारिश हो जाती है तब भी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है।
और बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तब भी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यानी उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो मानसून पर निर्भर हैं। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, अधिकतर किसान मानसून पर निर्भर हैं, बारिश पर। इसीलिए तो आगे देखते हैं कि भारतीय किसान 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है और 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें उगाता है। वाणिज्यिक फसलें यानी कि कमर्शियल क्रॉप, जिनको मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। और खाद्यान्न फसलें यानी कि खाने पीने वाली वस्तुएं, जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। और वाणिज्यिक फसलें जैसे कि कपास, जिसका धागा बनेगा और उसका कपड़ा बनेगा, जूट, तो ये सब क्या हैं? ये वाणिज्यिक फसलें हैं, जिनको बेचकर किसान मुनाफा कमाता है। पर भारतीय किसान ये लगभग 35 से 40% ही वाणिज्यिक फसलें उगाता है और वो ज़्यादातर 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है। क्यों? क्योंकि जो आज भी हमारा गरीब किसान है, ये 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज उगाता है। और वो फसलें इसलिए नहीं उगाता कि उनको बेचकर मुनाफा कमाए, बल्कि अपने परिवार के 1 साल भर के लिए भरण पोषण के लिए खेती करता है। तो इसलिए भारतीय किसान की जो हालत है वो दयनीय है, वो गरीब है। इसलिए वो ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें उगाता है, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। और लगभग 35 से 40% ही किसान वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जिनसे वो मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा सके, जैसे कपास, जूट, गन्ना, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं। तो आगे हम कुछ डाटा देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% पर कृषि हो सकती है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% जो ज़मीन है वो कृषि के लायक है और 21% पर भारतीय क्षेत्रफल में वन है और 24% भूमि पर बंजर भूमि है, जहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। और 4% भूमि चारगाह है, यानी कि जानवरों के चरने के लिए। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% पर कृषि है, 21% पर वन है और 24% पर बंजर भूमि है और 4% भूमि चारागाह है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं ये एक प्रकार की विशिष्ट जलवायु में ही उगते हैं। कुछ पौधे होते हैं वो सर्दियों में उगते हैं, कुछ गर्मियों में उगते हैं, मतलब ये जलवायु पर डिपेंड करते हैं। कुछ पौधे होते हैं आप देखते होंगे वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही उगते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु पर वो निर्भर होते हैं। कुछ मैदानी भागों में उगते हैं। तो जलवायु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पौधे के विकास में। तो हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। जैसे गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। और धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा कि भारत को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनमें भारत को विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, कुछ द्वीप भाग हैं, कुछ मैदानी भाग हैं। ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते कि कौन कौन से भाग हैं, बस यही पूछा जाता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपनी नॉलेज के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, यानी कि भारतीय कृषि के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली समस्या है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। जब इतना बड़ा क्षेत्र मानसून पर निर्भर है तो इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है, क्योंकि जो यहाँ का किसान है ये ज़्यादातर बारिश पर डिपेंड है। और क्या होता है, कई बार हमारे भारत में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण जो हमारे किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी भी बारिश नहीं होती, जिस कारण अकाल जैसी यानी कि सूखे जैसी हालत हो जाती है। इसीलिए भारतीय किसान की जो हालत है ये काफ़ी दयनीय है, क्योंकि जो अभी भी हम
जो हमारी कृषि है ये मानसून पर निर्भर है और जो सिंचाई की व्यवस्था है ये लगभग 45% क्षेत्रों पर ही है, जिस कारण भारतीय जो कृषि है इसको मानसून का जुआ कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो ये भारतीय कृषि को कहा जाता है, क्योंकि मानसून पर अत्यधिक निर्भर हैं हम इसलिए। अगली समस्या है कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। तो जो भारत का अधिकतर किसान है ये अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है और पुराने तरीके से कृषि करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कृषि करना नहीं चाहते। तो आपको पता है जो किसान है, भारत के किसान हैं, ये अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं और जो पुराने तरीके से कृषि होती आई है, मतलब कि जैसा उन्होंने अपने दादा परदादा अपने पिताजी से सीखा है उसी प्रकार की वो कृषि करते हैं। और अभी भी भारतीय कृषि में मशीनीकरण का अभाव है, वो पुराने तरीके से ही कृषि करते हैं। तो ये भी दूसरी समस्या है। तो अगली समस्या है कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो बताइए कि 66% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, इसलिए वो अत्यधिक उपज नहीं कर पाते और जितना भी अपना अनाज उगाते हैं उतने से वो अपने परिवार का ही पालन पोषण करते हैं और वो उससे मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनके पास ज़मीन काफ़ी छोटी है। 1 हेक्टेयर से भी उनके पास कम ज़मीन है, तो उसमें वो कितनी अनाज उपजाएंगे और इसीलिए वो मशीनीकरण की ओर भी नहीं जा पाते, क्योंकि कई किसानों के पास तो इतनी कम ज़मीन है कि वहाँ पर सही तरीके से ट्रैक्टर द्वारा जुताई भी नहीं हो पाती। तो वो मशीनीकरण से दूर जाते हैं और वो अपनी वही पुराने तरीके से कृषि करते आए हैं और इतनी कम ज़मीन होने के कारण वो ज़्यादा मुनाफा भी नहीं कमा पाते। आप देखते होंगे कि आपके दादा परदादा के पास पहले 10-12 बीघा ज़मीन होती होगी और उसके बाद उनके 4-5 बेटे होंगे तो उसमें वो ज़मीनें बढ़ जाएंगी, उसके बाद उनके बेटे होंगे तो फिर उसमें ज़मीनें बढ़ जाएंगी। तो इतनी छोटे छोटे आकार की ज़मीनें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब हम मिलकर तो ज़मीनों पर खेती करते नहीं, अपनी अलग अलग ज़मीनें बांट लेते हैं। तो इतनी कम ज़मीनें हो जाती हैं, उनका आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसमें हम इतनी ही उपज कर पाते हैं जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ और उससे वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते और मशीनीकरण की ओर भी नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक समस्या है। तो अगली समस्या है बीज की निम्न गुणवत्ता, यानी कि जो भारतीय किसान हैं ये काफ़ी लो क्वालिटी के बीज प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती है। तो भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। तो जो भारतीय सरकार है ये कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च करती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो किसान है ये निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग करते हैं और जिसके कारण पैदावार भी बहुत कम होती है। तो ये भी एक समस्या है। अगली समस्या है भंडारण की पर्याप्त सुविधा। तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। तो ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि भारतीय किसान अनाज तो पैदा करता है पर भंडारण यानी कि स्टोर की प्रॉपर सुविधा ना होने के कारण, पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण बहुत सा अनाज ऐसे ही सड़ जाता है। तो ये कुछ भारतीय कृषि के समक्ष हमने समस्याएं पढ़ी। अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो आगे देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर बार इससे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलों का वर्गीकरण किया गया है। पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ फसल और तीसरी है जायद फसल। तो सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। इसमें पूछा क्या जाता है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, या तो कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। तो आपको ये बताना होता है। तो इसे अभी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो रबी की फसल है इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में, और जो कटाई होती है यानी कि फसल पककर जब तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। मतलब कि लगभग 5 महीने बाद, हर फसल को 5 महीने बाद लगभग काट लिया जाता है। तो देखिए, अक्टूबर के 5 महीने बाद मार्च आ जाता है ना, तो अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। तो जो रबी फसल है ये शीत ऋतु की फसल है। आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, मतलब कि सर्दी के मौसम में। तो ये एक शीत ऋतु की फसल है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये तो सब रबी की फसलें हैं। अगर आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा। देखिए,
इसको आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है गेहूँ। तो गेहूँ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि जो गेहूँ की कटाई होती है ये मार्च और अप्रैल में ही होती है ना। मार्च अप्रैल में गेहूँ की कटाई होती है। अब जो वैसाखी का त्यौहार होता है 13 अप्रैल को, तो उस समय भी किसान गेहूँ की कटाई करते हैं। तो इसको तो आप याद रख सकते हैं। अगर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होगी तो 5 महीने पहले ही इसकी बुआई हुई होगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, सर्दियों के मौसम में। तो ये आप याद रख लेना कि सर्दियों के मौसम में इसकी बुआई होती है और इसकी जो कटाई होती है ये मार्च अप्रैल में होती है। तो इसे याद रखने के ट्रिक क्या है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी जायद फसल है, यानी कि ये किस महीने में बुआई होती है और किस महीने में कटाई होती है। अगर आपको एक भी फसल का अंदाज़ा लग जाए कि ये इस महीने में बुआई होगी तो आप बाकी का अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि देखिए जो रबी की फसल है और खरीफ फसल है इन्हीं दोनों को पूछा जाता है। तो एक तो बुआई होती है सर्दियों में अक्टूबर नवंबर, और दूसरे की बुआई होती है जून जुलाई, यानी कि गर्मियों में, मानसून के समय। तो आप यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी है गर्मियों वाली, कौन सी है सर्दियों वाली, कि खरीफ फसल गर्मियों वाली है या रबी फसल गर्मियों वाली है। तो इसका एक तरीका है, देखिए इसकी एक ट्रिक है, ये है खजाना। क्या? खजाना। इसे आप याद रख पाएंगे कैसे? खा से हो जाएगा खरीफ फसल, तो खरीफ फसल, उसके बाद आएगी बुआई, तो जा से क्या आएगा? जून, जून और जुलाई होगा, और ना से क्या होगा? नवंबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए खा से हो गया क्या होगा? खरीफ, जा से क्या हो गया? जून, और ना से क्या होगा? नवंबर। यानी कि खरीफ जो फसल है उसकी बुआई होगी जून में और कटाई होगी नवंबर में। इससे आपको खरीफ फसल का अंदाज़ा हो जाएगा। जब आपको खरीफ फसल पता लग जाएगी तो रबी की फसल तो आप ऐसे भी पता लगा लेंगे। अगर खरीफ फसल की बुआई होगी जून जुलाई में तो दूसरे की तो सर्दी में ही होगी, तो अक्टूबर नवंबर में होगी। इसी में तो आप कंफ्यूज होते हैं ना कि ये जून जुलाई में होगी या अक्टूबर नवंबर में होगी। तो खजाना से आप पता लगा पाएंगे कि जो खरीफ फसल है इसकी बुआई होगी जा यानी कि जून, और ना यानी कि नवंबर में कटाई होगी। तो जो बची ये है रबी की फसल, तो इसकी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में और कटाई होगी मार्च अप्रैल में। तो आशा करता हूँ इस ट्रिक से आपको फ़ायदा होगा और आप पता लगा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आप एग्ज़ाम में ये पता लगा पाएंगे कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। इसको आप पता लगा लेंगे तो रबी की फसल की बुआई भी आप आसानी से पता लगा पाएंगे। जो खरीफ की फसल है ये मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। क्यों? क्योंकि जून और जुलाई में मानसून आता है ना, इसीलिए हम इसे मानसून ऋतु की फसल कहते हैं। और रबी की फसल ये सर्दी वाली फसल थी, तो इसे हम शीत ऋतु की फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दो प्रमुख उदाहरण हैं रबी और खरीफ के, ये याद रखना। तो गेहूं और धान ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको ये तो पता ही होगा कि जो गेहूं की फसल की कटाई है ये मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। तो मार्च और अप्रैल से ही आप याद रख पाएंगे कि मार्च और अप्रैल में तो रबी की ही फसल की कटाई होती है, क्योंकि खजाना से हमने पढ़ा ना कि खजाना यानी कि खरीफ फसल की जो कटाई होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। तो जो गेहूं की है ये तो मार्च अप्रैल में होती है। तो बच्चा जो धान है वो नवंबर दिसंबर में ही कटेगा, तो ये खरीफ फसल है। इसे आप थोड़ा याद रखना कि जो गेहूं है ये रबी की फसल है और धान खरीफ फसल है। तो खरीफ फसलों के और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द। ये सब कुछ प्रमुख उदाहरण हैं खरीफ फसलों के। और जो रबी के हमने पढ़ ही लिए थे कि गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो रबी की फसल और खरीफ फसल के बाद देखते हैं जायद फसल। तो जो जायद फसल की बुआई होती है ये मार्च महीने में होती है और कटाई जून में होती है, यानी गर्मी में ही इसकी बुआई और कटाई हो जाती है। तो जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। तो जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है, सूखा का मौसम होता है, यानी कि जो गर्मी का महीना होता है उसमें ये फसल उगाई जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की आपूर्ति करते हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है ना, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तो ये सूखे के मौसम में उगाई जाती हैं। तो तीनों फसलों के उदाहरण आप याद रखना, और ये भी याद रखना कि कब बुआई होती है, कब कटाई होती है। तो वो एक ही ट्रिक से आप रिलेट कर लेना, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कृषि के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला है फसल चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। कि भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।
तो फसल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए। इससे क्या होता है, उनकी मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो भी बढ़ती है और जो फसलों का जो पैदावार होती है वो भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो कृषि वैज्ञानिक क्या सुझाव देते हैं कि पहले अगर हम अधिक खाद चाहने वाली फसलें उगा रहे हैं तो उसके बाद हमने क्या करना चाहिए कि कम खाद चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए जिसमें कम खाद लगे। अगर पहले हम अधिक पानी वाली फसलें उगा रहे हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है तो उसके बाद दूसरी फसल में हमने क्या करना चाहिए कि कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरता है ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर हम बार बार एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की उर्वरता है ये काफ़ी कम होगी। और अगर हम योजनाबद्ध तरीके से बदल बदल कर फसलों को यानी कि रोटेट करके फसलों को उगाएंगे तो इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो याद रखिए। अगली देखते हैं अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। तो इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि अनुबंध कृषि क्या होती है। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर यानी कि किसान के बीच एक समझौता हो जाता है। समझौते में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, मान लीजिए उसकी चिप्स की कंपनी है और उसे किसान से आलू चाहिए, तो वो कहेगा कि आप अपने खेत में आलू उगाइए और मुझे आपसे आलू चाहिए और मैं आपको आलू की कीमत वो पहले ही डिसाइड कर देगा, यानी कि पूर्व निर्धारित कीमत कि मैं आपसे मान लीजिए 10 रुपये किलो आलू खरीदूंगा। तो किसान को क्या करना होगा, अपने खेत में आलू उगाना पड़ेगा क्योंकि उनका समझौता हो गया। और वो उस आलू को उस कॉन्ट्रैक्टर को ही बेचेगा और जितनी पूर्व निर्धारित कीमत है उतने पर ही बेचेगा। मान लीजिए कि मार्केट में 12 रुपये प्रति किलो आलू की कीमत चल रही है, पर अगर किसान ने 10 रुपये पर समझौता कर लिया तो उसे 10 रुपये पर ही बेचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मार्केट में 8 रुपये कम कीमत हो तब भी वो जो किसान है वो 10 रुपये पर ही बेचेगा। मतलब कि जो पूर्व निर्धारित कीमत है उतने पर ही वो अपनी जो कृषि खेती की गई है आलू को बेचेगा और सारा का सारा आलू उसी कॉन्ट्रैक्टर को बेचेगा जिसके साथ उसका समझौता हुआ है। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें पहले ही कीमत डिसाइड कर ली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है किसान से कि उसकी आवश्यकता अनुसार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता अनुसार आप फसल उगाओ और आपको पूर्व निर्धारित कीमत पर आपकी फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये है अनुबंध कृषि। तो आगे देखते हैं कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खाद कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद यानी कि जिसमें गोबर का प्रयोग कर लिया जाए, गोबर की खाद का, सिर्फ जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एग्जाम्पल आप बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे पहले जैविक राज्य बन चुका है, यानी कि वो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। तो यह है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, वो कार्बनिक कृषि करता है। तो आगे हम देखते हैं झूम कृषि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है झूम कृषि के बारे में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो झूम कृषि को इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहाँ पर की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाए तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहाँ पर आपको पता है पहाड़ पर्वत है, तो वहाँ पर क्या होता है जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ पर पहले जो पेड़ पौधे लगे हैं तो वो क्या करेंगे, इनको काट देंगे और यहाँ पर कृषि करेंगे। कृषि करेंगे तो कुछ 1-2 सालों के बाद क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ की उर्वरता खत्म हो जाएगी और मिट्टी काफ़ी अम्लीय हो जाती है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो जो आगे के पेड़ पौधे हैं, जो आगे पेड़ पौधे हैं इनको काट देंगे तो यहाँ पर कृषि करने लगेंगे। तो कुछ साल बाद यहाँ की उर्वरता कम हो जाएगी तो आगे मतलब वो स्थानांतरित करते रहते हैं। इसी को झूम कृषि कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। पहले यहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे, उनको आग लगाएंगे तो यहाँ पर खेती करेंगे, फिर आगे के पेड़ पौधे काटेंगे वहाँ पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार ये इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है, तो झूम कृषि को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अगला प्रकार देखते हैं सीढ़ी नुमा कृषि यानी कि टेरेस फार्मिंग। तो सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर कृषि के उद्देश्य से
विकसित क्षेत्रों को कहते हैं और इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। ये अक्सर पहाड़ी और पर्वतीय ढलानों पर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होती है, पहाड़ी इलाकों में अक्सर ही बारिश होती रहती है, तो जो क्या होता है, जब पानी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बहता है और वहाँ मृदा का अपरदन बहुत ही ज़्यादा होता है और बारिश के बहाव के कारण मिट्टी जो वहाँ की बह जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इस तरह खेत बनाने के पीछे क्या मकसद होता है, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके और जब वहाँ पर बारिश हो तो जो मृदा की कटाई है उसे रोका जा सके। इसलिए पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ये याद रखिएगा। तो कृषि के प्रकार हमने देख लिए। अब हम देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ हुई हैं। उसमें से जो हरित क्रांति है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बाकी की क्रांतियाँ हैं उससे यही पूछा जाता है कि ये कृषि क्रांति किससे संबंधित है, तो हम उसे उसी प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर जो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसी को हरित क्रांति कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हरित क्रांति है उसको मैंने दो भागों में बांटा है। तो जो ये लेफ्ट साइड में है, ये वाली हरित क्रांति विश्व की है और ये भारतीय हरित क्रांति है। आपने भारतीय हरित क्रांति के बारे में ही पढ़ा होगा, पर आप इसको भी याद रखना। तो जो विश्व में हरित क्रांति सबसे पहले 1965 में यूएसए और मैक्सिको में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आपने स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा होगा, पर वो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जिनके इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसीलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भारतीय हरित क्रांति। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये थे एम एस स्वामीनाथन। ये थे भारतीय हरित क्रांति के जनक। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1966 और 67 में, याद रखिएगा। कब हुई थी? 1966 और 67 के बीच में। तो जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर देखने को मिला था। भारत में गेहूं और चावल की कृषि पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था, ये पूछा जाता है। और उसमें दोनों में भी सबसे ज़्यादा गेहूं पर देखने को मिला था। तो हरित क्रांति के बाद चावल का जो उत्पादन था ये 3 गुना बढ़ गया था, क्योंकि हमने उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया था। और जो गेहूं का उत्पादन था ये 5 गुना बढ़ गया था। मैंने आपको बताया ना कि अगर गेहूं और चावल में भी देखा जाए तो जो गेहूं की पैदावार थी ये सबसे ज़्यादा बढ़ी, ये 5 गुना तक बढ़ गई। तो यही थी भारतीय हरित क्रांति, याद रखिएगा। इसमें जो जनक हैं ये पूछे जाते हैं। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएँ तो वो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछे जाएँ तो ये एम एस स्वामीनाथन होंगे, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम जो बाकी की ये जो क्रांतियाँ हैं इन्हें भी पढ़ लेते हैं। इनसे एग्जाम में यही प्रश्न बनता है कि बताइए भूरी क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। और अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत से क्वेश्चन इससे आए थे कि बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति आपने देखे होंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। और बहुत ही आसान है, एक बार आप वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद जब आप नोट्स बना लेंगे और उसकी रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जो हरित क्रांति है ये हमने पढ़ लिया, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरी है श्वेत क्रांति, और ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति आने के बाद भारत में दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति की बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन थे, तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये पूछा जाता है, दोनों जनक आप याद रखिएगा। हरित क्रांति के भारत के जनक थे स्वामीनाथन, उसी प्रकार श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। तो अगली क्रांति है पीली क्रांति।
तो ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, यानी कि जो तेल वाली फसलें हैं, सरसों का तेल हो गया, ये सब किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, यानी कि पीली क्रांति। तो ये तो आप रिलेट कर लेंगे ना, पीली क्रांति, तेल वगैरह पीले होते हैं, सरसों का तेल आपने देखा हो गया, तो ये याद रख लेंगे। उसी प्रकार आगे देखते हैं भूरी क्रांति। तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी कि जो रासायनिक खादें हैं उनसे संबंधित है भूरी क्रांति। उसके बाद अगली क्रांति है नीली क्रांति। ये मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। तो जो मछलियाँ होती हैं ये समुद्र में होती हैं ना, समुद्र का पानी देखने में नीला लगता है, तो उससे आप रिलेट करना, ये नीली क्रांति है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित। अगली है लाल क्रांति। ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, ये दोनों लाल कलर के ही होते हैं, तो इसे तो आप याद रख पाएंगे। तो अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये झींगा मछली से संबंधित है। अगली क्रांति है बादामी क्रांति। जो बादामी क्रांति है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। उससे नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। तो जो सुनहरी क्रांति है ये फल उत्पादन से संबंधित है। अगली है रजत क्रांति, यानी कि सिल्वर क्रांति। तो जो रजत क्रांति है ये एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, याद रखिएगा ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? रजत क्रांति। उससे अगली है काली क्रांति। तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति के बाद है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू वैसे भी गोल ही होते हैं, तो ये है आलू उत्पादन यानी कि गोल क्रांति। तो ये सभी प्रकार की क्रांतियाँ आप याद रखना, आसान है, आपको पता लग ही गया होगा, आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट में एक बचा है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति इसे कहते हैं। तो जिस प्रकार आप देखते हैं ना इंद्रधनुष में कितने सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार अभी हमने जितने सारे रंग पढ़े ना, ये लाल पीले नीले हरे, इन सभी रंगों को यानी इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुषी क्रांति में। याद रखिएगा कि जितनी भी ये क्रांतियाँ हैं हमने ऊपर पढ़ी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य किस में रखा गया है? इंद्रधनुष क्रांति में, याद रखिएगा। तो हमने जितनी भी क्रांतियाँ थी वो पढ़ ली। अब हम कुछ भारत की प्रमुख फसलें हैं ये देख लेते हैं, उनके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चावल, क्योंकि जो चावल है ये भारत की मुख्य खाद्य फसल है और भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। और याद रखिएगा ये भारत की प्रमुख फसल है, मतलब कि जो भारत का ज़्यादातर क्षेत्रफल है उस पर चावल की ही फसल उगाई जाती है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो। तो भारत में नंबर 1 पर कौन है? एग्जाम में यही प्रश्न बनते हैं कि बताइए विश्व में इस फसल को सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो ये तो आप याद रखिएगा। तो जो भारत में है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। आपने सुना भी होगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो बंगाल के लोग हैं वो मछली चावल खाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही चावल का उत्पादन होता है। और विश्व में बात करें कि दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में चीन उत्पादन करता है चावल का, चाइना में होता है सबसे ज़्यादा चावल, नंबर 1 पे है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जो भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है? तो ये कटक में है। ये एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उड़ीसा के कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। तो चावल के बाद हम देखते हैं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल, ये है गेहूँ। तो विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। नंबर 1 पे कौन है? चीन। चावल उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है और गेहूं उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर है भारत गेहूं में। और भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। और पूरी दुनिया में तो चीन। और याद रखिएगा कि अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन नंबर 1 पे आता है, यानी कि प्रति हेक्टेयर कौन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है भारत में, तो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बाकी राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे अधिक उत्पादन करता है। पर अगर टोटलिटी में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश है और प्रति हेक्टेयर में पंजाब, ये दोनों ही याद रखिएगा। तो आगे और भी हम कुछ फसलें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किन किन फसलों में है। तो एक तो गेहूँ हमने पीछे देख लिया, दूसरा है गन्ना। गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है, वहीं पर उसका उत्पादन होता है। और तीसरा है आलू और मसूर। तो ये 4 चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये प्रमुख फसलें मैं कुछ बता रहा हूँ जिसमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, गेहूँ, गन्ना, आलू और मसूर, याद रखिएगा। गेहूँ तो हमने पढ़ ही लिया, गन्ना आपको याद रहेगा ही, और आलू और मसूर और याद रख लीजिएगा।
उसके बाद देखते हैं राजस्थान का कुछ पहला स्थान। तो राजस्थान में बाजरा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाजरा है नंबर 1 में है राजस्थान। राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। उसके बाद है सरसों। सरसों और बाजरा ये दोनों में राजस्थान का पहला स्थान है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की फसलों के बाद और हम कुछ फसलें देख लेते हैं। इनसे यही प्रश्न बनता है कि बताइए विश्व में नंबर 1 पर कौन है और भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो मैंने जैसे ये लिखा है रबड़, इस साइड मैंने लिखा है कि विश्व में कौन है और इस साइड मैंने लिखा है कि भारत में कौन सा राज्य है। तो पहला है रबड़। तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में करता है थाईलैंड, याद रखिएगा कौन, थाईलैंड। और अगर बात करें भारत की तो केरल, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगली प्रमुख फसल देखते हैं गन्ना। तो हमने भारत में तो देख ही लिया, हमने पढ़ा ना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अगर बात करें पूरे विश्व की तो ब्राज़ील, ब्राज़ील में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में ही होता है, याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश। अगली फसल देखते हैं, ये बागवानी फसल है चाय। तो सबसे ज़्यादा चाय कौन उगाता है, चीन। और भारत में असम, भारत के असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो चाय के बाद देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का बहुत ही प्रमुख स्रोत है सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन अमेरिका में उगाया जाता है। कहाँ पर, अमेरिका में। और बात करें भारत की तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। आगे देखते हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पूरे विश्व में बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है और भारत में तो कर्नाटक में, का से दोनों रहे ना, कॉफ़ी का से कर्नाटक। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में होती है कर्नाटक में और पूरी दुनिया में तो ब्राज़ील में। तो कॉफ़ी के बाद देखते हैं दाल। तो दाल जो है पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है और भारत में भी किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में भारत सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जबकि भारत सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है फिर भी भारत को दूसरे देशों से दालें आयात करनी पड़ती है, क्योंकि जो भारत में है दालों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जितना यहाँ उत्पादन होता है उससे भी ज़्यादा दालों की डिमांड होती है, तो हमें दूसरे देशों से दालें मंगानी पड़ती है। क्योंकि आपको पता होगा भारत में एक टाइम दाल तो ज़रूर बनती है, हर घर में बनती है दाल। तो इसीलिए यहाँ पर दाल की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और इतनी उत्पादन होने के बाद मतलब कि दुनिया में हम नंबर 1 पर आते हैं दालों के उत्पादन के मामले में, फिर भी हमें बाहर से दालें मंगानी पड़ती हैं। तो ये हमने कुछ भारत की प्रमुख फसलें पढ़ ली। एक रह गया जूट, आप इसमें और इंक्लूड कर लीजिएगा जूट की फसल। तो जो जूट है ना, ये भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। और भारत में कहाँ पर, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। जो जूट है ये सबसे ज़्यादा भारत में होती है, भारत के पश्चिम बंगाल में। ये मैं भूल गया था, इसे भी इंक्लूड कर लेना। तो हमने भारत की प्रमुख फसलें देख ली। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो कहाँ के लोग चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। और पूरे विश्व में बात करें तो चीन आता है नंबर 1 पर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। हमने पीछे पढ़ा ना कि कौन सी ऐसी फसल है जिसका उत्पादन मतलब ज़्यादातर भारत के क्षेत्रफल पर वो फसल उगाई जाती है, तो यह है चावल। ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगर बात करें दूसरी प्रमुख खाद्य फसल तो वो गेहूँ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो हमने पढ़ा था ना कि भारत में हरित क्रांति से 2 प्रमुख फसलें थी जिनका उत्पादन कई गुना बढ़ गया था, तो ये थे गेहूं और चावल। अगर बात करें कि गेहूं और चावल में भी किसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ा था, तो गेहूं का ज़्यादा बढ़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगर ये पूछा जाता कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ऑप्शन ए सही होता, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। पर अगर ये पूछा जा रहा है कि भारत में कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से। तो इसके जनक कौन थे, मैंने आपको बताया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन यानी कि डॉक्टर V कुरियन। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झूम है एक, ये पूछा गया था कि झूम क्या है, लोक नृत्य है, जनजाति है, नदी घाटी का नाम है या कृषि करने का एक तरीका है। तो हमने पढ़ा था ना ये कृषि के प्रकार में झूम खेती, तो ये कृषि का एक तरीका है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर होगा आलू उत्पादन। इसका संबंध है गोल क्रांति से।
टमाटर उत्पादन ये लाल क्रांति से संबंधित है और अंडा उत्पादन ये रजत यानी कि सिल्वर क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो देखा मैंने आपको बताया था ये पूछा जाता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो चावल और गेहूँ दोनों आए हैं, इसमें से एक तो खरीफ की फसल होगी और एक रबी की फसल होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि खरीफ की फसल नहीं है। तो हमने पढ़ा था खजाना यानी कि जो गेहूँ है ये तो हमने पढ़ा था कब काटा जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। पर जो खजाने में यानी कि खरीफ में आ रही है ये नवंबर में कटाई होगी। तो ये तो गेहूं ही होगा इसका सही जवाब, क्योंकि इसकी तो मार्च अप्रैल में कटाई होती है और जो बाकी की फसलें हैं इनकी कटाई नवंबर दिसंबर में ही हो जाती है। तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है, ये रबी की फसल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये केरल में होता है। और बात करें पूरी दुनिया की तो थाईलैंड नंबर 1 पे है रबड़ के उत्पादन में, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो हमने पढ़ा ना किससे है, तो दूध उत्पादन से इसका संबंध है और इसके जनक वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये किसका सबसे अधिक होता है, तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। वो ये पूछना जाता है कि बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। और बात करें पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर कौन है, तो ब्राज़ील है गन्ने के उत्पादन के मामले में। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।